यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय सेवा संघ के सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर बहनों और भाइयों, लोकमत लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को कवर कर रहे सभी पत्रकार मित्रों और लोकमत परिवार के मेरे साथी, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ। कल हम सब ने माँ सरस्वती की पूजा की थी और आज सुरों की सरस्वती सदा के लिए हम सबको अलविदा कह गई। आज हम सभी का दिल सिसक रहा है, मन शांत है। हम सब की प्रिय लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं जो सही मानों में लता दीदी के प्रति आदरांजलि अर्पित कर सके। शब्द भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, मगर ये विधि का विधान है। वे स्वर्ग से आई थी और स्वर्ग लौट गई, मगर वे सदा अमर रहेगी, हमारे ज़हन में रहेगी, हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। आइए हम सब लोग मिलकर उनको शाब्दिक आदरांजलि अर्पित करते। अभी हम सब लोगों ने उन्हें आदरांजलि अर्पित की थी। मेरे बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल जी दर्डा ने लोकमत के रूप में जो बीज बोया था वह वटवृक्ष बन गया है। लोकमत का स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग 2023 तक मनाएंगे और इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के निमित्त वर्ष भर हम कई कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता विषय पर आदरणीय मोहन भागवत जी का ये व्याख्यान इन्हीं कार्यक्रम की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इससे पहले हमने इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें आप आपके व्यस्तता के कारण पधार नहीं पाए थे, किंतु आपका संदेश हम सब लोगों ने सुना था। उसमें श्री श्री रविशंकर जी पधारे थे, बाबा रामदेव जी थे, जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुनि जी थे, अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब थे, आचार्य बिशप कार्डिनल ओसवाल ग्रेसियस, जीवन विद्या मिशन के प्रहलाद वामन राव पै, लद्दाख और धर्मशाला से माँ बोधि अंतर्राष्ट्रीय तप साधना केंद्र के संस्थापक भिखु संघसेना और स्वामीनारायण संस्था के ब्रह्म बिहार जी ने भी भाग लिया था। स्वर्ण जयंती की इस तहत हमने रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था और जिसमें हजारों बहनों ने एक साथ बढ़कर एक रंगोली बनाकर एक उसमें से संदेश दिया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि बहनें इस प्रकार से रंगोली का दर्शन करवाकर एक उसमें से संदेश भी दे सकती है। उसका भी हम लोगों ने संकलन किया, जो अगले 50 साल के लिए हमारी पूंजी होगी। लोकमत केवल एक मीडिया समूह नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण परिवार है।
नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमने एक उद्घोष की स्पर्धा की थी और उस स्पर्धा के अंदर जाने माने लोगों ने भी भाग लिया था और उसमें से जो घोष वाक्य सामने आया है, देश की शान नागपुर मेरी जान। जैसे कि हम लोग अमेरिका में जाते तो देखते कि आई लव न्यूयॉर्क, पेरिस के अंदर हम जाते देखते कि नेवर स्लीप। उसी प्रकार से देश की शान नागपुर मेरी जान, और इसी थीम पर हमने एक थीम सॉन्ग भी बनाया है जो आने वाले समय में हम हमारे यहाँ के महापौर को सादर समर्पित करेंगे, क्योंकि वे नागपुर की शान है और नागपुर के वो प्रथम नागरिक होने के नाते वो सबके गार्डियन भी है। इस सॉन्ग को गीतकार प्रशांत इंगोले ने लिखा है, मशहूर गायक शंकर महादेवन ने गाया है और अजिंक्य सोनटक्के ने इसको कंपोज किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये भी दिखाने के बाद में कई चीज़ें ऐसी जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरपंच, विधिमंडल और पार्लियामेंट, ये तीनों के लिए लोकमत ने विशेष पुरस्कार रखे और जिसके वजह से उनकी काबिलियत और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो करने वालों के लिए उनकी एक चयन समिति भी अलग है और हम लोग उसको हर वर्ष अवार्ड्स देते हैं। उसमें लोकमत सरपंच अवार्ड है, लोकमत विधिमंडल अवार्ड है और लोकमत सांसदीय अवार्ड भी प्रदान करते हैं। हम प्रतिवर्ष वुमेन समिट का भी आयोजन करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाली महिलाओं को हम लोकमत पुरस्कार से नवाजते हैं, या फिर जहाँ भी आपदा आई हो, चाहे वो बिहार में आया हुआ भूकंप हो या कारगिल के अंदर हुई क्षति हो, वहाँ पर हम उनके परिवार के लिए, उनके परिवारजनों के लिए तत्पर रहते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं और उनके प्रति हम सजग रहते हैं। मित्रों, आज की शाम बहुत महत्वपूर्ण शाम है। आज हमारे साथ आदरणीय मोहन जी भागवत यहाँ उपस्थित है। उनका व्यक्तिमत्व वाकई अनोखा है। शिखर पर होने के बावजूद भी वे सहजता और सरलता से प्रेरणादायी है। वे आम आदमी के करीब हैं और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के उन्होंने एक अलग पहचान बना दी है, उसको लोगों को के करीब लाया है। संघ में बहुत से बदलाव उन्होंने किए हैं, यहाँ तक कि वेशभूषा की भी उन्होंने बदलाव किए। सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे संघ के आलोचकों का भी सम्मान करते हैं। एक बात, और सिर्फ सम्मान ही नहीं करते, उसको धैर्य से भी सुनते हैं। जब मैं श्री प्रणब मुखर्जी से वे संघ के कार्यक्रम के लिए नागपुर आ रहे थे तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप नागपुर संघ कार्यक्रम में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं। आपको कोई आपत्ति है? मैंने नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति कैसे हो सकती है? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। अपने घोर विरोधियों को भी आमंत्रित करने की शक्ति वही व्यक्ति जुटा सकता है जिसमें गहरी समझ और गहरे विचार की शक्ति हो। मित्रों, जब हम कोविड के कारण अपने घरों में बैठे थे तब मोहन जी देश में भ्रमण कर रहे थे।
मैं अभी भागवत जी से पूछ रहा था कि आपकी लोक संख्या कितनी है। ओके, मैं तो एग्जैक्टली नहीं, मगर करीब 1.5 लाख लोग होंगे हमारे। 60 लाख लोग एक सूर में, एक ताल में, एक विचार से प्रेरित होकर काम करते हैं, एक अनोखी बात है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे विचारों की मत भिन्नता भी होती है। आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। हम दो अलग अलग ध्रुव हैं, मगर उसके बावजूद भी ये लोकमत सबका है। मेरे बाबूजी ने एक बार मुझसे कहा था कि विजय, जिस कुर्सी पे तुम बैठ रहे हो, एक बात ख्याल रखना, जो एडिट पेज है उसके केवल और केवल तुम हकदार हो। बाकी सारे जो पन्ने हैं वे पाठकों के हैं और वो पाठकों को ही समर्पित रहना चाहिए। हम खबरें देते हुए में भागवत जी ये भेदभाव नहीं करते, कदापि भेदभाव नहीं करते। हम ये खबरों पे पाठकों का अधिकार है। कल मैं अगर आपकी बात छुपा दूं तो मेरे पाठक कहां पढ़ेंगे? पढ़ने से विचार का परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए बड़ा भूचाल आ गया जब लोकमत ने 50 यहां होर्डिंग लगाए, यहां पर एडवर्टीजमेंट छपी लोकमत के सारे संस्करणों में। तो मेरे बेटे ने फोन करके मुझे कहा विदेश से कि डैडी, ये सिर्फ नागपुर एडिशन में क्यों छपे? ये तो सारे एडिशन में छपना चाहिए। वो सारे एडिशन में छपे। फिर ऋषि ने फोन किया और कहा कि डैडी, ये तो दिल्ली और गोवा के एडिशन नजर नहीं आ रहा है। मतलब उसमें भी हम दे देते हैं। जिस दिन से एक आपकी ये चित्र छपे उसमें, उस दिन से मेरे विचार बदल गए। मेरी हालत ऐसी हो गई कि फ़ोन पे लगातार लोग, कोई मुझे कोस रहे थे, कोई मुझे गाली दे रहे थे, कोई कह रहे थे कि तुम बदल चुके हो, इतने दिन तुमने ये किया, इतने दिन तुमने वो किया। मुझे समझ में नहीं आता ये असहिष्णुता की मनुष्य के जीवन में कैसी आ सकती है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि भागवत जी ने बड़ा दिल दिखाकर वो इस मंच पर आए। उन्होंने भी इस स्तंभ का आदर किया। एक संस्था 50 साल तक काम करती है और काम करने के बाद में लोगों के दिलो दिमाग में बस जाती है वो। कई दिन ये कहा गया कि ये कांग्रेस का अखबार है, ये भी कहा गया कि हाँ मारवाड़ियाचा वृत्तपत्र है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इसके नाम पर, उस पर के नाम से काम नहीं होता है। जब तक आप लोगों के दिल को छू नहीं लेते हो तब तक कोई अखबार नहीं पढ़ता है, और वो भी पैसे देके नहीं पढ़ता है। मुझे एक दिन का किस्सा याद है कि सुमति ताई सुखड़कर यहां पर आई हुई थी और उन्होंने अपने बहू से कहा कि आपला वृत्तपत्र आण। तो वो लोकमत लेके आई। अरे म्हणे आपलं तरुण भारत नाही, म्हणे आता घरामध्ये थोडं लोकमत आम्ही वाचतो। देखिए, अखबार ये सबका होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उसके अंदर अलग अलग विषय उसका भी ये होना चाहिए और वो निर्भीड़ होना चाहिए, बिना हिचक होना चाहिए और सर्वसमावेशक होना चाहिए। और इसीलिए बिना संकोच हमने आपको बुलाया है, आदर पूर्वक बुलाया है, सोच समझ कर बुलाया हमने।
हम में वो बात है, हम इस तिरंगा में विश्वास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। ये हमारा धर्म है और इस धर्म को हम लोग निभाते और निभाते रहेंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आप नेतृत्व कर रहे हैं, जो संस्था केवल विचारों से देश में काम कर रही नहीं, तो गांव, कस्बे, शहर, यहाँ तक कि 7 समंदर के पार भी आपके लोग काम कर रहे हैं। मैं स्विट्ज़रलैंड में था वहाँ पर, और जब स्विट्ज़रलैंड के अंदर मैं वहाँ पर था तो मेरे एक मित्र मुझे कहा कि भाई यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर आपका सम्मेलन हो रहा, चलेंगे क्या वहाँ पर? मैंने कहा कि मैं ज़रूर आता हूँ, मगर मेरी इसी समय में दूसरी अपॉइंटमेंट होने से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि आपके लोग विदेशों में भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वे अपने विचारों के हैं, वे अपने विचारों से उसका फैलाव भी करते हैं। मगर ये जो सब करते हैं उस समय में वे अपने विचारों के प्रति दृढ़ता, निस्वार्थ लगन, त्याग और समर्पण के साथ में करते हैं। विचारों के प्रति दृढ़ता का शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि वे राष्ट्र के हित में काम करते हैं। संघ से जुड़े और भी संगठन हैं जिसके माध्यम से वे विविध अंगों में अपना काम करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के ज़्यादातर नेतृत्वकर्ता ये आरएसएस से आए और वो आरएसएस में विश्वास करते हैं। मुझे एक ने पूछा कि आपने आदरणीय मोहन भागवत जी को व्याख्यान रखा है यहाँ पर, उसमें आपका विज्ञापन भी मैंने देखा और उसमें लिखा है कि विषय क्या है, तो हिंदुत्व और हिंदुत्व के साथ में राष्ट्रीय एकात्मता। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हो? संघ के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या वीर सावरकर जी जिन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था उनकी बात कर रहे हैं, या आप बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप? किसका हिंदुत्व सबसे अच्छा है? उन सज्जन ने मुझे एक अमेरिका का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने, उनके बयानों की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह असली हिंदू है, मगर आज हिंदुस्तान के अंदर जिस हिंदुत्व की बात हो रही है उससे वह अलग है। मैं तो जवाब नहीं दे सका उनको, मगर मुझे विश्वास है कि श्री मोहन भागवत जी के व्याख्यान में शायद हमें उस प्रश्न का उत्तर मिले। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सनातन धर्म परंपरा को एक साथ में लेकर चलने की परंपरा है। हिंदू कभी हमलावर नहीं रहे, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया को दिया, लेकिन आज असहिष्णुता के आरोप लग रहे हैं। क्या हिंदुत्व की शैली बदल रही है? आखिर प्रेम से एकता आएगी या फिर दमन से? क्या अपने विचारों को दूसरों पर थोपना उचित है? और क्या इससे राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी? क्या इससे राष्ट्र मजबूत बनेगा? ऐसे अनेक प्रश्न पूछ रहे थे। एक सज्जन का तो सवाल बिल्कुल सीधा था कि भागवत जी से पूछिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जब स्थापना हुई उस समय से ही वे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते आए हैं। उन्होंने निश्चित समाज में गहरी पैठ बनाई है, राम मंदिर का वादा पूरा किया है, कश्मीर की धारा 370 दी,
क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी पूरी हो जाएगी? यदि हाँ, तो इस दिशा में संघ की यात्रा किस पड़ाव पर है आज? और अगर आज भी आप इस विचार पे पक्के इरादे, पक्के और विचार रखते हैं, तो क्या ये राष्ट्र एक रहेगा? आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला कांग्रेस पक्ष और उनके सभी नेता, गांधी जी से लगा के नेहरू जी तक और सुभाष बाबू तक और वल्लभ भाई पटेल तक, को भी अलग अलग ढंग से बांट दिया गया है। क्या ये नीति राष्ट्र हित में है या पार्टी के हित में है? ये भी वो मुझसे कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं। बनारस विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने हिंदुज़म पर पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स शुरू किया है, और एक प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि उसमें जैनिज़्म और सिखिज़्म दोनों को ही हिंदू धर्म का हिस्सा बताया है। जाति और वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में भी हिंदुज़म के कोर्स प्रारंभ करने की योजनाएं बनाई जा रही है। क्या यह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? या एक सज्जन मुझसे ये भी कहते हैं और पूछते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता की आप बात करने वाले हैं, तो बताइए कि दक्षिण भारत में हजारों मंदिर होने के बाद में वहाँ भगवा परचम क्यों नहीं लहराया है? वे आर्य और द्रविड़ की बातों को भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ हम विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जाति, वर्ण और धर्म से उलझे हुए हैं हम। और धर्म के नाम पर जिन राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का, तो उनकी दुर्गति भी हम देख रहे हैं। फिर राष्ट्र को धर्म की पहचान देने की बात क्यों की जा रही है? जहाँ तक हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता का सवाल है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ और भाजपा के नेताओं के वक्तव्य सदैव होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ लोगों की भाषा बहुत कठोर होती है। हरिद्वार के धर्म संसद में जो बातें की गई है, क्या उसे राष्ट्रीय एकता को क्षति नहीं पहुंचेगी? ऐसी उग्रता आखिर क्यों दिखाई देती है? लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि संघ ने धर्म संसद में किए गए उग्र भाषण की भर्त्सना क्यों नहीं की? एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग एक ने पूछा, प्रेम विवाद को लेकर भी प्रेमी अगर अलग अलग धर्म के हो तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। कई राज्यों ने तो इस पर कानून भी बना दिए। क्या प्रेम से संस्कृति को ठेस पहुंचती है? संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने तो कहा था कि जाति हटाने का एक ही संकल्प है, और वो है कि प्रेम विवाह होना चाहिए। और प्रेम करने वाले क्या जात पूछकर प्रेम करते हैं? ऐसा भी एक सवाल मुझसे पूछा गया। तो प्रेम, तो इस प्रकार से ये ऑनर किलिंग नहीं है क्या? ये भी उन्होंने पूछा। और अंत में ऐसे बहुत सारे सवाल जो आम आदमी के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। खैर, ये सवाल पूछने की बैठक नहीं है, बल्कि आदरणीय है मोहन भागवत जी के विचार सुनने को हम एकत्रित हुए हैं। राष्ट्र सेवा में उनका वृद्ध अनुभव है, बारीक सारीक बातों पर उनकी अपनी दृष्टि होती है। संभव है कि उनके व्याख्यान में सारे सवाल समावित हो जाए। आदरणीय मोहन भागवत जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अत्यंत व्यस्त आपके कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला, और देश के अंदर जो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार जो उमड़ रहे हैं, उसका निराकरण करने का भी हमें आज मौका मिला है।
आशा है आपके मार्गदर्शन से हम लोग लाभान्वित होंगे। तो आइए सुनते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी को। धन्यवाद। जय हिंद।